आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसफार्मर। आज मैं बताऊंगा कि जो ट्रांसफार्मर का जो यूज़ है वो क्यों है। हम ट्रांसफार्मर नाम के किसी कंपोनेंट का यूज़ पावर सिस्टम में हम क्यों करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कोई भी पावर सिस्टम के लिए जो ज़रूरी है। ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या होता है? वोल्टेज लेवल को चेंज करना फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। अब भाई इस वोल्टेज लेवल को चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है वो हम बाद में बताएंगे। ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी होती है वो 99% से ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी 99% तक हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो जो हमारी क्या होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पर हमारी पावर जो होती है वो जनरेट होती है, वो क्या होती है भाई, लोड सेंटर जो होते हैं जहाँ हमें पावर यूज़ करनी है वो उससे दूर होते हैं। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा जहाँ पावर जनरेट होगी उसके लिए ज़्यादा एरिया चाहिए होगा, तो शहर में हम उसको नहीं बना सकते। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ ही मिलती हैं। जैसे हम वाटर से अगर एनर्जी जनरेट करनी है तो हम उत्तराखंड की तरफ ही उसको प्लांट को बना सकते हैं जहाँ पानी का बहाव वगैरह हो। तो क्या होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो कई किलोमीटर दूर होते हैं लोड सेंटर से। लोड सेंटर क्या, जहाँ पावर को हमें यूज़ करना है। तो क्या होता है, हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की। अब हमें ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र करनी है जनरेटिंग स्टेशन से। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई आपको जनरेटिंग स्टेशन अगर मान लीजिए ये जी है और आपको लोड तक अगर ट्रांसफ़र करना है तो 100 किलोमीटर के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब क्या होगा भाई, जो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर वोल्टेज 11 kV वोल्टेज जनरेट करता है। ठीक है, और 11 kV पे वोल्टेज, उसका वोल्टेज लेवल 11 kV होता है, लेकिन जो पावर जो होती है वो कई मेगावाट में होती है। सेवरल थाउजेंड मेगावाट, 1000 मेगावाट। ठीक है, पावर कितनी होती है? सेवरल थाउजेंड मेगावाट। अब भाई पावर इतनी ज़्यादा है, वोल्टेज 11 kV जनरेट कर रहा है, तो आपने देखा होगा फॉर्मूला। अगर मैं देखूँ फॉर्मूले के हिसाब से VI cos φ। ठीक है, ठीक है, VI cos φ पावर है। अगर मैं इसके हिसाब से अगर देखूं तो मान लीजिए मेरा वोल्टेज 11 kV है और मुझे यहाँ पर जो मेरी पावर है वो सेवरल मेगावाट है। ठीक है, और अगर मैं 11 kV से उससे डिवाइड कर दूं तो मेरी करंट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, पावर फैक्टर हम 0.8 लेके चलते हैं, तो उसका आप डिवाइड करेंगे अगर पावर से, तो सेवरल थाउजेंड मेगावाट से जब 11 kV का डिवाइड करेंगे फिर भी जो करंट की वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए आपको ज़्यादा करंट की वैल्यू को ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। ज़्यादा करंट की वैल्यू से हमें कुछ लॉसेस होते हैं। वो कौन कौन से लॉसेस होते हैं? पहले नंबर पर कि हमें कंडक्टर जो होगा वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा लेना होगा। अगर ज़्यादा करंट को ट्रांसफ़र करना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो लेना पड़ेगा उसका, किसका? कंडक्टर का, वो हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। जिससे क्या हो जाएगा कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी कंडक्टर की, भाई मोटा कंडक्टर लेना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, ज़्यादा करंट अगर हमें फ़्लो कराना है तो हम चाहेंगे कि रेजिस्टेंस कम हो। तो रेजिस्टेंस कम होगा कैसे? जब एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ए ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो एरिया हम इसीलिए कंडक्टर का ज़्यादा लेते हैं। कंडक्टर का ज़्यादा अगर लेना पड़ेगा हमें, तो करंट के हिसाब से अगर ज़्यादा कंडक्टर का एरिया लेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरा एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है I² R लॉसेस। ठीक है, जो आपके I² R लॉसेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप I², मतलब I की वैल्यू बढ़ेगी, उसके साथ I² R लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं भाई, I²R जो आपके लॉसेस अगर बढ़ गए तो पावर की जो होगी वो इफ़िशियंसी कम हो जाएगी।
इसका मतलब क्या है, पावर की इफ़िशियंसी पुअर हो जाएगी और इससे कॉस्ट भी बढ़ेगी। जब भाई पावर लॉस होगा तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो दो हमारे पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम चाहते नहीं हैं कि हमें हाई करंट को ट्रांसफ़र करना पड़े। तो भाई अब इसका क्या सॉल्यूशन है, देखते हैं वो आगे। तो भाई इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है कि हम क्या करें कि वोल्टेज लेवल को अगर बढ़ा सकें, ठीक है, वोल्टेज लेवल को अगर हम बढ़ा सकें तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज लेवल को अगर बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि भाई मुझे पावर, ठीक है, जो सेवरल मेगावाट सेंड करनी है। अगर मान लीजिए मैं वोल्टेज के लेवल को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, वोल्टेज के लेवल को अगर मैं बढ़ा के 11 केवी से 200 केवी, 400 केवी या 800 केवी तक अगर मैं बढ़ा दूँ किसी भी तरह, तो क्या होगा भाई, देखो ज़्यादा का डिवाइड जाएगा पावर में, तो करंट की वैल्यू कम होगी। अगर V की जगह 11 केवी की जगह 200 केवी है तो P अपॉन वी इंटू कॉस फाई इक्वल टू आई निकालोगे ना, तो क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो रही है। अब करंट की वैल्यू कम होने से आपको मैंने बताया फ़ायदे होंगे। करंट की ज़्यादा वैल्यू को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे ज़्यादा लॉसेस हैं। तो इससे बात क्या निकल के आई कि हम, हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है कि हम वोल्टेज लेवल को बढ़ा लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरेटर जो होता है वो 11 केवी वोल्टेज को डेवलप करता है कुछ उसके प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से। तो अब भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एक कंपोनेंट जन्म हुआ जिसका जन्म हुआ वो है ट्रांसफॉर्मर। और हम कहें कि इस जगह हमें जहाँ वोल्टेज लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ हम यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज का लेवल बढ़ गया तो कई सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती हैं। करंट कम हो जाएगा, जैसे आई स्क्वायर आर लॉसेज कम होंगे, और कंडक्टर की भी हमें क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इतना ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा जितना हमें पहले वाले केस में लेना पड़ता, ठीक है। अब वोल्टेज के लेवल को हाई करने के बाद जब ये पावर हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, तो क्या करते हैं, हम इसको स्टेप डाउन कर लेते हैं। किसके, किस वाले, कौन से ट्रांसफार्मर को यूज़ करके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करके, ठीक है। हम वोल्टेज लेवल को अपने डाउन कर लेते हैं, एक सेफर वैल्यू पर ले आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। देखिए ये हम डायग्राम बनाया है, ठीक है। 11 केवी साइड है, इसको मैंने क्या किया, 400 केवी पर कन्वर्ट कर लिया। अब जो 400 केवी पर कैसे कन्वर्ट हुआ, ये टर्न्स की वजह से ऐसा कैसे हुआ, वो मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया गया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो क्या हुआ भाई, 11 केवी को 400 केवी पे किया, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमने ट्रांसफ़र कर दिया, कम करंट हो गई भाई इसकी वजह से, तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर से हमने ये इसको स्टेप डाउन कर लिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा यहाँ पे, जिसको फिर हमने यूज़ कर लिया। आपने शहरों में देखा होगा कि ट्रांसफार्मर पोल्स पर लगे रहते हैं। पोल ट्रांस उन ट्रांसफार्मर को हम पोल ट्रांसफार्मर कहते हैं, शहरों में आपने देखा होगा, जो वोल्टेज लेवल को 3 फेज को 6 किलो वोल्ट को 400 वोल्ट, 440 वोल्ट 3 फेज में कन्वर्ट कर देते हैं लाइन टू लाइन में। तो ऐसे आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिल सकते हैं। तो आपका बेसिक क्लियर इससे हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि भाई ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है और कैसे कैसे ट्रांसफार्मर का वर्क कर रहा है। थैंक यू। आज हम इलेक्ट्रिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है ट्रांसफार्मर। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको सीखते समय आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी वीडियो है ये। इस टॉपिक को कवर करते करते मैं 4-5 वीडियो मैं इसकी बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के बेसिक से, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस।
जिसमें एनर्जी फ्लो करती है इलेक्ट्रिकल डोमेन टू मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, और मैग्नेटिक डोमेन टू अगेन इलेक्ट्रिकल डोमेन, इलेक्ट्रिकल डोमेन टू मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिकल डोमेन टू इलेक्ट्रिकल डोमेन। जो इलेक्ट्रिकल डोमेन में कोई दो पोर्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी पोर्ट और सेकेंडरी पोर्ट। प्राइमरी पोर्ट और सेकेंडरी पोर्ट के बीच में कोई फिजिकली कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन एक कनेक्शन होता है जो मैग्नेटिक डोमेन के रूप में होता है। अब हम देख पा रहे हैं ये ट्रांसफार्मर की कोर है, इधर प्राइमरी वाइंडिंग है और इधर सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी पोर्ट पर दो पोटेंशियल वेरिएबल हैं। प्राइमरी पोर्ट पर, ये प्राइमरी पोर्ट है, प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी पोर्ट पर आपके दो पोटेंशियल वेरिएबल हैं, एक तो वोल्टेज, प्राइमरी पोर्ट पे आपके दो पोटेंशियल वेरिएबल हैं, एक तो वोल्टेज ईपी, ईपी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइमरी, पी मीन्स प्राइमरी, एंड करेंट आई थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग। और अगर आप सेकेंडरी पर अगर आप लोड कनेक्ट कर रहे हैं, इधर अगर कोई लोड है तो इसके अक्रॉस भी आपका वोल्टेज होगा ई सेकेंडरी और करंट होगा आई एस आई पी। अगर इसके अक्रॉस आप वोल्टेज, आप लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इधर आप कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी करंट जीरो होगी। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी पोर्ट के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बस एक तरीका है जिसके द्वारा एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, वो है मैग्नेटिक डोमेन विच इज़ अ कोर। ठीक है, केवल कोर के द्वारा ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई फिजिकली कनेक्शन नहीं है। और अब इस ट्रांसफार्मर के हम बेसिक प्रिंसिपल को ड्राइव करने के लिए हमें एक लॉ को सीखना ज़रूरी है, जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, जो होता है वोल्टेज अक्रॉस अ कॉइल, किसी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज एन इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स, वाइंडिंग के जितने टर्न्स होते हैं उसके टर्न्स के नंबर, जितने टर्न्स होंगे उसको एन से डोनेट किया गया है। डी फाई बाई टी टी मीन्स फ्लक्स का चेंज टाइम के साथ। ये हमारा कहा जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑफ स्पेलिंग पे आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए क्योंकि जल्दी की वजह से स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये फिर से मैंने ट्रांसफार्मर को ड्रॉ किया है, अगर मैं इसके प्राइमरी पोर्ट पे एक वोल्टेज ईपी सोर्स अगर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो प्राइमरी वोल्टेज की वजह से इसमें एक करंट फ्लो होगी, प्राइमरी करंट आई। जब प्राइमरी करंट फ्लो करती है थ्रू प्राइमरी कॉइल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस होता है विद इन द कोर। कोर के अंदर एक फ्लक्स में चेंजेस डेवलप्ड होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर वाइंडिंग का जो टर्न्स हैं वो अगर एन पी है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न एन पी से मैंने दिखाया हुआ है, तो क्या हुआ, पहले मैंने वोल्टेज अप्लाइड किया जिसकी वजह से प्राइमरी करंट हुई। प्राइमरी करंट जो वाइंडिंग के थ्रू है जिसकी वजह से फ्लक्स इंड्यूस होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद इन द कोर। तो अब अगर मैं फैराडे लॉ अगर यहाँ अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ई पी इक्वल टू एन पी, मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग्स, एंड डी फाई बाई डी टी, चेंज इन द फ्लक्स। ई पी वोल्टेज अक्रॉस है कॉइल के, जो डायरेक्टली सोर्स से दिया जा रहा है, इसके बीच में कोई भी इम्पीडेंस नहीं है। आई पी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आई पी जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी सेम रहेगी। ठीक है,
और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक अगर यहाँ पर लोड है तो एक यहाँ पर भी सेकेंडरी पर एक वोल्टेज डेवलप होगा और एक करंट डेवलप होगी IS। तो भाई जब इधर साइड के लिए फैराडे लॉ लग रहा है तो हम इस साइड भी लगा सकते हैं ना, जो होगा ES इक्वल टू NS। NS इज अ नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, d∅/dt। द चेंज इन द फ्लक्स d∅/dt दोनों कॉइल के लिए सेम रहेगा। सेम फ्लक्स ही है जो दोनों कॉइल में लिंक कर रहा है, ठीक है, जो सेम फ्लक्स ही है जो दोनों कॉइल में आपके लिंक करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये मेरी होगी, सेकंड ये होगी। अगर मैं इसका डिवाइड दे दूं इन दोनों इक्वेशंस का तो मेरा बनेगा EP इक्वल टू EP/ES इक्वल टू NP/NS, ठीक है। तो जो सेकेंडरी वोल्टेज जो मेरा हो गया होगा ES इक्वल टू EP/NS NP, ठीक है। मतलब मेरा जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज में जब मैं NS/NP कर दूं तब उसके बराबर है, ठीक है। EP क्या है, जो मैं ट्रांसफार्मर को दे रहा हूँ। अब धीरे धीरे जब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा तब आप ट्रांसफार्मर का बेसिक यूज़ समझ पाएंगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो उसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। जो है फॉर्मूला, हमारा मेन फॉर्मूला ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन आई है ये ट्रांसफार्मर की बहुत ही मेजर इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बारे में मैं बताऊं, पूरा ट्रांसफार्मर का बेसिक जो है वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है। इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिए, आगे चल के मैं इसको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ये तो बताया कि ये कैसे आई, अब ये कहाँ और कैसे वर्क करती है ये आगे चल के बात करेंगे। पहले हम देख लेंगे कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पावर जो है वो क्या हुई, EP/IP। देखिए ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज इनटू करंट, प्राइमरी पावर, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे जो पावर है, और सेकेंडरी साइड पे जो पावर है वो क्या है, ES/IS। अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरा ट्रांसफार्मर लॉसलेस है, इसमें कोई लॉस नहीं है, वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रांसफार्मर में कोई लॉस ना हो, लेकिन मैं आइडियली अगर ऐसा मान लूं, अगर हम अभी आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में भी जानेंगे। अगर हम आइडियली मान लें कि मेरा ट्रांसफार्मर ये आइडियली है तो प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर के बराबर होगी। मतलब प्राइमरी से जो पावर मैंने ट्रांसफ़र करी सेकेंडरी की ओर वो बिना लॉस के सेकेंडरी पर पहुंच गई, उसमें बीच में कोई लॉस नहीं हुआ, इसकी वजह से वो आइडियल हो गई। अब भाई आइडियली ट्रांसफार्मर की जब बात कर रहे हैं तो मेरी प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर बराबर है, तो इसका मतलब EP/IP इक्वल टू ES/IS, ठीक है। EP/ES इक्वल टू IS/IP। और जैसा कि आप जानते हैं EP और ES के बारे में मैंने अभी एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जो है EP/ES इक्वल टू NP/NS। तो मैं यहाँ पर लग देता हूँ NP/NS। ये हमारा इक्वेशन निकल के है।